हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और पिछली वीडियोज़ में हम लोग समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में जो हिंदी एवं आलेखन का प्रश्न पत्र होता है उसके संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। तो इसी बीच मैं आप लोगों को कुछ जीएस के टॉपिक्स भी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वो करेंगे प्राचीन इतिहास से। ठीक है, तो अपना जो मुख्य परीक्षा का यानी कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन साथ में जीएस पढ़ना भी ज़रूरी है। तो मैं आपको जीएस के भी कुछ टॉपिक्स समझाने का प्रयास करूँगा और ये जो टॉपिक्स होंगे इनको मैं पूरी तरीके से जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं और जो भी अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उनके हिसाब से पढ़ाऊँगा। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती हैं उसी को मैं यहाँ पर लेके चलूँगा और पूरा कोशिश मेरी ये रहेगी कि कोई भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट ऐसा ना छूट पाए जो कि परीक्षा में आपसे पूछा जाता हो। तो प्राचीन इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो आपको पढ़ना होता है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को यहाँ पर समझना ज़रूरी है। पहले तो ये कि लिखित साक्ष्यों के आधार पर जो प्राचीन इतिहास है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। तो आपका जो प्राचीन इतिहास है इसे किया गया 3 भागों में विभाजित। ठीक है, कौन कौन से 3 भाग हैं? एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, एक प्राग ऐतिहासिक काल और दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक काल और जो तीसरा है वो है ऐतिहासिक काल। बहुत आराम से समझना आप लोग। ठीक है, तो जो प्राचीन इतिहास है उसे लिखित सामग्री के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, ये इसको ऐसा लिखा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखो उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं जिसमें कि लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, जिस काल में लिखित साक्ष्य यानी कि जिस काल के लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं उनको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि पाषाण काल। ठीक है, जब आप पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि पाषाण काल प्राचीन इतिहास के विभाजन के अंतर्गत किस काल में शामिल है? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तब आपको अपना उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल देना होगा। ठीक है, अब आइए इस पे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास के उस काल को कहते हैं जिसमें कि लिखित साक्ष्य तो हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, यानी कि लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आप देखेंगे कि लिखित साक्ष्य हैं। हड़प्पा में आप पढ़ेंगे कि लिपि तो है यानी कि चीज़ें लिखी हुई तो मिली हैं लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। अब देखते हैं ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य आपके हैं। ठीक है, और उनको पढ़ने में भी सफलता हासिल हो गई है। ठीक है, जैसे कि वैदिक काल। तो वैदिक काल में आप देखेंगे कि ऋग्वेद वगैरह जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं वो लिखित स्वरूप में हैं और उनको पढ़ने में सफलता भी हासिल हो गई है। तो ये आपने समझा कि जो प्राचीन इतिहास है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जो पाषाण काल है वो यहाँ आएगा, हड़प्पा काल है वो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा
और जो वैदिक काल है वो आएगा किसके अंतर्गत, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तब आपको बताना पड़ेगा कि आदि ऐतिहासिक काल की। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि 1820 में एक इतिहासकार थे जिनका नाम था जर्गेनस थॉमसन। आप याद कर लीजिए नाम, क्योंकि ये पीसीएस में पूछा जा चुका है। ये एक इतिहासकार थे जर्गेनस थॉमसन। इन्होंने 1820 में एक डेनमार्क का संग्रहालय है, कोपेनहेगन संग्रहालय, तो उसमें जो सामग्री मिली है उसके आधार पर इस प्राग ऐतिहासिक काल का 3 युगों में विभाजन किया है। ठीक है, किस में किया जाए, 3 युगों में विभाजन। ये नाम आप याद रखिए, कौन था, जर्गेनस थॉमसन, 1820 में, और संग्रहालय कौन सा था, कोपेनहेगन, और ये संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, डेनमार्क में। ठीक है, तो इन्होंने इस जो संग्रहालय था इसकी सामग्री के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को 3 युगों में विभाजन किया है इन्होंने। तो वो विभाजन कैसे था, तो इन्होंने क्या किया, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल को 3 युगों में विभाजित किया। किस किस में, एक तो पाषाण काल, ठीक है, एक कांस्य युग, और तीसरा लौह युग। 3 युगों में इनने प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन किया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आगे चलकर पाषाण काल का भी त्रियुगीय विभाजन कर दिया गया। ठीक है, और इसको बांटा गया किसमें, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, और यहाँ पर आएगा मध्यपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब आप लोगों में कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी विभाजन दिखा दिए। तो एक बार फिर समझ लीजिए, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। उसके बाद 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। उसके बाद आगे चलकर इस पाषाण काल का भी 3 युगों में विभाजन कर दिया गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। और ये जो पाषाण काल के विभाजन का आधार था ये था कि किस काल में कैसे अस्त्र शस्त्र मिल रहे हैं, या फिर लोगों की जीवन शैली क्या है, उनकी दिनचर्या क्या है, इसी के हिसाब से पाषाण काल का त्रियुगीय विभाजन कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो हो गई विभाजन वाली बात। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है प्राग ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोगों को पढ़ना है पाषाण काल, और पाषाण काल को मैंने अभी आपको बताया कि इसका विभाजन कर दिया गया 3 भागों में। ठीक है, इसी को आपको यहाँ से डिटेल में पढ़ना है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कौन सा था, पुरापाषाण काल। ठीक है, तो जो पुरापाषाण काल था इसका अगर हम कालखंड देखें तो ये 25 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक था। ठीक है, बीसी मतलब ईसा पूर्व। तो जो पुरापाषाण का कालखंड था ये था कब, 25 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। और इस दौरान जो मानव था वो बिल्कुल अपनी शुरुआती अवस्था में था, वो बिल्कुल आदिवासियों यानी कि मान के चलिए बिल्कुल जानवर की तरीके से अपना जीवन जी रहा था, अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकता रहता था। ठीक है, और मनुष्य आखेटक का जीवन जीता था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस काल में मनुष्य आखेटक, यानी कि आखेटक का मतलब होता है शिकारी, तो इस काल में जो मनुष्य था वो पूरी तरीके से आखेटक का जीवन जीता था, यानी कि अपने खाना के लिए इधर उधर भटकता रहता था और शिकारियों जैसा जीवन जीता था। ठीक है, और इस काल में
मनुष्य को पशुपालन की कोई जानकारी नहीं थी। बहुत बार क्वेश्चन आपसे इस संदर्भ में पूछा जाएगा, कथन में भी दिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पुरा पाषाण काल में मनुष्य को पशुपालन की कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ क्या थी कि इस काल में मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आग की खोज मनुष्य ने कब की थी, तब आपको अपना उत्तर देना होगा पुरा पाषाण काल। तो इस काल में क्या हुआ कि मनुष्य ने आग की खोज तो कर ली, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं सीख पाया। जैसे कि उसे आग जलाना तो आ गया, लेकिन ये नहीं पता उसे था कि इस आग का हम आखिर करें क्या। ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको पुरा पाषाण काल के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है। और एक चीज़ और, मैं काफ़ी यहाँ पर आपको सटीक पढ़ाने की कोशिश करूँगा। सटीक का मतलब होता है कि जो एग्जैक्ट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर आपको अंदर नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि वो बातें फिर आपके प्री परीक्षा के लिहाज से बिल्कुल फालतू हो जाएंगी। इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग एकदम सटीक पढ़ते हुए आगे बढ़े, ताकि परीक्षा में कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है। तो पुरा पाषाण काल में आपने देखा मनुष्य आखेटक का जीवन जी रहा था। वो पूरी तरीके से आदिवासी था, आदि मानव, आदिवासी नहीं, आदि मानव का जीवन जी रहा था, शिकारी का जीवन जी रहा था। पशुपालन की उसे कोई जानकारी नहीं थी और उसने आग की खोज कर ली थी। ठीक है। अब यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, अब मैं उसकी ओर चलता हूँ। अब पूछा जाता है आपसे कि भारत में पुरा पाषाण काल के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता नहीं है, जाता है, मैंने यहाँ पर गलत बोला। उन्हीं के बारे में मोस्टली पूछा जाता है। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, एसएससी, रेलवे वगैरह, इनमें तो पूछा जाता है वन लाइनर के फॉर्म में। और जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन युग्म सुमेलन के रूप में पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से पुरा पाषाण काल स्थल हैं और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से देखना। तो भारत का जो पहला पुरा पाषाण काल स्थल है वो है हथनौरा। ठीक है। कौन सा है? हथनौरा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित। देखो एक चीज़ ध्यान रखना आप कि आपको ये जरूर याद रखना है, एक तो हथनौरा मतलब कि पुरा पाषाणकालीन स्थल कौन सा है और ये किस प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पता है कैसे पूछा जाता है। या तो पूछेगा कि ये किस राज्य में स्थित है, या दूसरा पूछेगा कि यहाँ से किसका साक्ष्य मिला है आपको। ठीक है। तो जो हथनौरा है, यहाँ से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है। किसका? मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिला है। उसके बाद अगर हम अगले पुरा पाषाणकालीन स्थल की बात करें तो ये है भीमबेटका। इसके बारे में तो आप सबने सुना होगा। भीमबेटका कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किसके? चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। उसके बाद अगला जो पुरा पाषाणकालीन स्थल है वो आपका है नर्मदा घाटी। ये कहाँ पर है? ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से मानव के प्रथम साक्ष्य आपको मिले हैं। ठीक है। किसके? मानव के, मानव के प्रथम साक्ष्य। ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला पुरा पाषाणकालीन स्थल है वो है अतिरम। काफ़ी नाम अजीब सा है, अतिरम पक्कम। ठीक है। अतिरम पक्कम में क्या है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से भी मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये 4 इम्पोर्टेंट पुरा पाषाणकालीन भारत में स्थल हैं। और एक चीज़ मैंने आपको गलत बता दी, ये जो हथनौरा है ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में स्थित होगा। ठीक है।
तो एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हथनौरा मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। फिर आपका है नर्मदा घाटी, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर मानव के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। फिर है अतरमपक्कम, ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में, और यहाँ पर मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा? तब आपका उत्तर होगा हथनौरा। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, अगर विकल्प में मान के चलिए हथनौरा नहीं देता है, तब तो आप अतरमपक्कम लगाएंगे, ठीक है। और दोनों चीज़ें देता है तो प्रथम साक्ष्य अगर पूछा जाए तो हथनौरा, अगर नॉर्मली पूछा जाए और ये ना दे रखा हो तब आपका उत्तर अतरमपक्कम होगा, ठीक है। तो ये तो थे भारत में पुरापाषाणकालीन स्थल, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं किसकी? मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल, तो मध्यपाषाण काल का जो अगर हम कालखंड की बात करें तो ये था 10,000 BC से लेके 5500 BC तक, ठीक है। इसका कालखंड क्या था? 10,000 BC से लेके 5500 BC तक। और एक बहुत ही उन्नति इस काल में ये हुई कि जो मानव था उसने पशुपालन करना सीख लिया था, ठीक है। पशुपालन करना सीख लिया था। अब यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि जब मनुष्य ने सर्वप्रथम पशुपालन करना सीखा तो आखिर उसने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था, यानी कि किस पशु को पालतू बनाया था? तो वो बनाया था किसको? कुत्ते को। तो सर्वप्रथम मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया था। और इस कालखंड में एक चीज़ और हुई कि मनुष्य ने पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनाना सीख लिया था, ठीक है। और उन्हीं औजारों से वो जो जानवर होते थे उनको मारता था और फिर क्या करता था? आग में पका के उनको खाता था। क्योंकि आपने देखा आग की खोज यहाँ पर हुई थी, लेकिन आग का जो व्यवहारिक प्रयोग था वो मध्यपाषाण काल में हुआ था। तो एक तो यहाँ पर पशुपालन सीखा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? आग का प्रयोग सीखा, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनाना मनुष्य ने सीखा, जिनको कि कहा जाता था माइक्रोलिथ, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्यपाषाण काल में बनने वाले छोटे छोटे पत्थरों के औजार को क्या कहते थे, तो आपको पता होना चाहिए, उनको कहा जाता था माइक्रोलिथ। और क्या हुआ कि इस काल में मनुष्य ने आग का प्रयोग करना सीख लिया। तो इस काल में जो जानने लायक बातें ये थी कि इसका कालखंड 10,000 से 5500 ईसा पूर्व तक था, यानी कि BC। और मनुष्य ने पशुपालन करना सीख लिया था, और इसके अंतर्गत मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। और इस काल में मनुष्य ने आग का प्रयोग करना सीख लिया था और पत्थरों के छोटे छोटे औजारों को बनाना सीख लिया था, जिनको कि माइक्रोलिथ कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो थी कुछ मध्यपाषाण काल के बारे में बात। अब फिर से एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पर आते हैं कि भारत में कौन कौन से मध्यपाषाण कालीन स्थल हैं और वहाँ से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नोट नहीं करना है तो intellecto.in ये वेबसाइट का एक नाम है मेरी, तो इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इन सारे चीज़ों के नोट्स को ले सकते हैं, या फिर कंप्लीट प्रोग्राम वहाँ पर चल रहा है UPPCS RO के लिए, या फिर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, सारा ही वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट्स के आप PCS परीक्षाओं के लिए नोट्स भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे थे मध्यपाषाण कालीन स्थलों की, तो उसमें जो सबसे पहला स्थल है वो कौन सा है? इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है।
तो पहला मध्य पाषाणकालीन स्थल है कौन सा? चौपानी मांडू। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आपको याद रखना है कि कौन सा जो स्थल है वो किस राज्य में है, और यहाँ से मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, किसके? मृद भांड के प्राचीनतम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मृद भांड तो आप जानते ही होंगे, जो मिट्टी के छोटे छोटे कलश टाइप के जो बर्तन होते थे उनको मृद भांड कहा जाता है। तो यहाँ से चौपानी मांडू से मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। दूसरे, अगर हम मध्य पुरा पाषाणकालीन स्थल की बात करें तो ये सराय नाहर है। ठीक है, कौन सा है? सराय नाहर। ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से हड्डी व उपकरण के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किसके? हड्डी निर्मित उपकरण के प्राचीनतम साक्ष्य आपको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, अब अगले अगर हम मध्य पाषाणकालीन स्थल की बात करें तो ये है मदहदा, या फिर इसको शायद महदहा भी कहते हैं। कंफ्यूज हूँ मैं थोड़ा, आप लोग देख लेना है इसमें से कौन सा सही है, मदहदा सही है या महदहा सही है। तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से हड्डी व सींग निर्मित उपकरण व आभूषण मिले हैं। ठीक है, उपकरण और क्या मिला है? आभूषण। तो ये चीज़ आप चेक कर लेना। ठीक है, तो मैंने 3 स्थलों के बारे में बताया। फिर जो आपका अगला स्थल है वो है बागौर। ठीक है, क्या है? बागौर। और ये कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है। और यहाँ से किसके साक्ष्य मिलते हैं? यहाँ से मिलते हैं पशुपालन के साक्ष्य। ठीक है, किसके साक्ष्य मिलते हैं? पशुपालन के। फिर आपका जो अगला मध्य पुरा पाषाणकालीन स्थल है वो है आदमगढ़। और आदमगढ़ ये है कहाँ पर स्थित? ये आपका है मध्य प्रदेश में स्थित। और यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब देखो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि बागौर से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और आदमगढ़ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन आपको ये याद रखना कि आदमगढ़ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, यानी कि सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो आदमगढ़ से। अगर क्वेश्चन में बात करता है पशुपालन के प्रथम साक्ष्य की तो उत्तर आपका आदमगढ़ होगा। ठीक है, ये आप याद रखना। अब जो अगला मध्य पाषाणकालीन स्थल है वो आपका है सांभर झील। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर विश्व के सबसे प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, किसके साक्ष्य मिलते हैं? वृक्षारोपण के। तो ये थे मध्य पाषाणकालीन स्थल। तो यहाँ से मैंने आपको ये तो बता ही दिया, या तो क्वेश्चन 1 लाइनर के फॉर्म में बनेगा और जो पीसीएस परीक्षाएं होती हैं उनमें क्वेश्चन बनता है मिलान के रूप में। जैसे आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा कि चौपानी मांडो ये इनमें से कौन सा सही है, या फिर सीधा मिलान करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ से मिलान में 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो पूछा जाता है किस राज्य में अवस्थित है, दूसरा किस चीज़ के साक्ष्य यहाँ से आपको मिले हैं। इस संदर्भ में क्वेश्चन बनता है। तो अब हम लोगों ने पुरा पाषाण काल को देख लिया और देख लिया किसको? मध्य पाषाण काल को। अब जो अगला काल था वो था आपका नव पाषाण काल। ठीक है, तो जो नव पाषाण काल था उसके कालखंड की हम लोग बात करें तो ये 5500 बीसी से 3000 बीसी तक था। ठीक है, कितना था? 5500 बीसी से 3000 बीसी तक। और इसमें देखो क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, अब आप ये समझिए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज हुआ था वो हुआ था कि मनुष्य ने कृषि
एवं पशुपालन को बहुत ही व्यवहारिक रूप में करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, किसको? कृषि एवं पशुपालन को। अब आप एक चीज़ बताइए कि जब मनुष्य कृषि करेगा, ठीक है, तो कृषि करने के लिए वो अगर कहीं पर बीज बोएगा तो वो वहाँ पर रुकेगा। तो जब मनुष्य ने नवपाषाण काल में कृषि करना प्रारंभ किया तो इससे स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। ठीक है, किसकी शुरुआत हो गई? स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। और एक चीज़ यहाँ से कथन के रूप में काफ़ी बार पूछी गई है, वो भी मुझे याद आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन मतलब कथन के रूप में कथन दे दिया जाता है कि नवपाषाण काल में राजनीतिक गतिविधियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कथन गलत है। नवपाषाण काल में किसी भी राजनीतिक गतिविधि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब एक चीज़ और कि नवपाषाण काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की खोज हुई थी, वो क्या था? पहिया। तो पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई और ये पत्थर का बना हुआ था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको नवपाषाण काल के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग जो बात करते हैं वो कर लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल हैं। तो ये इनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो आप बड़े आराम से समझिए। पहला जो नवपाषाण कालीन स्थल है वो है संगनकल्लू। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से राख के टीलों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, किसके? राख के टीलों के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा नवपाषाण काल जो स्थल है वो क्या है? वो है बुर्ज होम। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट नवपाषाण काल स्थल है क्योंकि यहाँ से दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के साक्ष्य मिले थे। एक तो मिला था गर्त आवास के साक्ष्य। ठीक है, गर्त आवास आप समझ ही रहे होंगे, गर्त मतलब गड्ढा और आवास मतलब घर। तो जो गड्ढों में घर के साक्ष्य मिले हैं वो आपके बुर्ज होम से मिले हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो साक्ष्य है जो कि पीसीएस परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है वो ये है कि यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो दो साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम से। और जो बुर्ज होम है वो आपका कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर गर्तवास और मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो नवपाषाण काल स्थल है वो है चिरांद। और ये कहाँ पर है? ये है आपका बिहार में। और यहाँ पर पत्थर से निर्मित आभूषण और उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। पत्थर से निर्मित आभूषण और उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा, मैं बहुत देर से पाषाण बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पाषाण काल मतलब होता है पत्थर युग, जिस युग में पत्थर की चीज़ों का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, अब देखो अगला नवपाषाण काल स्थल कौन सा है? तो ये आपका है मेहरगढ़। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं बताता हूँ। मेहरगढ़ सबसे पहले तो अगर इसकी अवस्थिति की हम बात करें तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, ये भी आप याद रखना है। हर स्थल पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक कहाँ पर स्थित है और दूसरा वहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं। तो जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है और यहाँ से किसके? कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ से कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ और पूछा जाएगा, वो ये है कि मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग कृषि के लिए किया था या फिर जिसका उपभोग मनुष्य ने करना शुरू किया था। तो ये कौन सा था? ये जौ था। जौ आप जानते ही हैं, इसको ऋग्वेद में यब कहा जाता था। ठीक है, अभी खैर ऋग्वेद की बात बाद में करेंगे, वो तो दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। तो जौ का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले करना
प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके बाद अगला जो नवपाषाणकालीन स्थल है वो है कोलडीहवा। ठीक है, कोलडीहवा कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान प्रयागराज जिले में स्थित है और यहाँ से भी बहुत इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिला है, जो कि है यहाँ पर चावल का प्रथम प्रमाण मिला है। ठीक है, तो चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोलडीहवा से, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। अब देखो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नवपाषाणकालीन स्थल है भारत में, जिसका नाम है लाहुरा देव। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर भारत के अंतर्गत कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत के अंतर्गत कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। अब देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कृषि के प्रथम साक्ष्य के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका उत्तर होगा मेहरगढ़। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के अंतर्गत कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तब आपका उत्तर होगा लाहुरा देव। क्योंकि जो मेहरगढ़ है वो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, और जो लाहुरा देव है वो भारत में स्थित है। तो भारत के अंतर्गत अगर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात आपसे की जाए तो आपका उत्तर लाहुरा देव होगा। और अगर कृषि के ओवरऑल प्राचीनतम साक्ष्य की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़ स्थित है, फिर ये होगा आपका। फिर और भी देख लेते हैं नवपाषाणकाल स्थल। एक तो है गुफा कराल। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ आपको यही जानना है कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और एक नवपाषाणकाल स्थल उत्तर प्रदेश का है, सबने सुना होगा उसके बारे में, बेलन घाटी। ये कहाँ पर है? ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। कुछ दक्षिण के भी नवपाषाणकाल स्थल की अगर हम बात करें तो दो स्थल वहाँ से भी प्राप्त होते हैं। एक आपका होता है बेल्लारी, ठीक है, और दूसरा होता है नागार्जुन कोंडा। ठीक है, तो जो बेल्लारी है वो तो आपका कर्नाटक में स्थित है, और नागार्जुन कोंडा कहाँ पर स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये भी कुछ दक्षिण भारत से प्रमुख नवपाषाणकाल के स्थल थे। ठीक है, तो ये तो आपने जो पाषाणकाल का 3 युगों में विभाजन किया गया था तो उसके बारे में आपने पढ़ा। तो ये था टोटल पाषाणकाल के बारे में। ठीक है, इतना ही आपसे किसी भी स्टेट की पीसीएस परीक्षा हो या फिर कोई भी अदर वनडे एग्जाम हो, इतना ही आपसे पूछा जाता है। अब देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं, चीज़ें नहीं बल्कि कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहले तो हैं कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, तो जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे ये कौन थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भूगर्भ वैज्ञानिक थे। और कौन थे? और पुरातत्वविद थे। ठीक है, कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। अब मैंने इस बात को यहाँ पर इतना जोर देके इसलिए बताया है कि इनके बारे में यूपीपीसीएस, शायद यूपीपीसीएस या आरओ में पूछा जा चुका है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे। तो विकल्प में दोनों चीज़ें दी गई थी, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट दोनों थे। और ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने भारत में सर्वप्रथम जो पाषाणकालीन बस्तियां थीं उनके अन्वेषण की शुरुआत की थी। और ये कब उन्होंने शुरुआत की थी अन्वेषण की? तो भी की थी 1863 में। ठीक है, अन्वेषण का मतलब आप लोगों को पता होगा ही।
अन्वेषण का मतलब होता है खोज। तो भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन बस्तियों की खोज या फिर अन्वेषण की शुरुआत रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में की थी। और जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। अब जो अगला इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व यहाँ से है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो इनको भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब एक और इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है, कौन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना इन्होंने की थी 1902 में। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। ये इसलिए ज़रूरी हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं जो है जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल इसलिए ज़रूरी हैं जानना कि जो लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की थी उसके ये जॉन मार्शल प्रथम महानिदेशक थे। कौन थे जॉन मार्शल? ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। तो 4 लोगों के बारे में जानना जरूरी था, रॉबर्ट ब्रूस फुट, अलेक्जेंडर कनिंघम, लॉर्ड कर्जन और जॉन मार्शल। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपसे प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल जो आता है उससे पूछी जाती हैं। तो ये तो यहाँ पर समाप्त हो गया। अगर आपको यहाँ से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और अब जो अपना अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा? आप सभी को पता है पाषाण काल के बाद क्या आता है? हड़प्पा सभ्यता। तो फिर इसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता का एक विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपसे छूटे ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया। शुरुआत में ज़रूर आपको कन्फ्यूजन हुई होगी थोड़ी सी कि जब मैंने आपको बताया कि प्राचीन इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया, उसके बाद पाषाण काल को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया, उसके बाद क्या किया गया? नहीं, पहले प्राचीन इतिहास का विभाजन किया गया, उसके बाद किसका किया गया? उसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन किया गया, फिर उसके बाद पाषाण काल का विभाजन किया गया। और पाषाण काल के विभाजन में भी हम लोगों ने 3 कालों को पढ़ा और उनके मुख्य जो स्थल थे और जो वहाँ से प्राप्त साक्ष्य थे उनके बारे में पढ़ा, और जो यहाँ से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व थे उनके बारे में पढ़ लिया। तो यहाँ से ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए फिर हड़प्पा सभ्यता के अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।